हेलो, स्वागत है आप सभी का राइस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इससे पहले हम इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर 3 को डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने कुछ स्कीम्स वगैरह पढ़ी थी। अब हम उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं, जो स्कीम्स हमारी रह गई हैं उन्हें कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने रूडा को देखा था, रूडा के बारे में बात की थी। रूडा क्या है? नवंबर 1995 में इसका गठन हुआ था। ये गैर कृषि कार्यों को बढ़ावा देने वाली संस्था है, जिसके अंदर जीआई टैक्स दिए जाते हैं और अब तक टोटल 21 जीआई टैक्स दे चुके हैं, जिसमें सबसे पहला टैक्स बीकानेरी भुजिया को मिला था। और अभी जो रिसेंट 2023 में टैक्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं उस्ता कला प्रतापगढ़, कशीदाकारी बीकानेर, जोधपुरी बंदेज जोधपुर, पिछवाई कला नाथद्वारा और कोफ्तगिरी उदयपुर। तो ये आपको याद होने चाहिए, ये करंट के बेसिस से इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले हमने जो पढ़ा था थोड़ा सा एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा था कि भाई सड़कें कितनी बनी हुई है, तो 1,91,547.59 किलोमीटर की सड़कें बनी है और विद्युतीकरण जो है वो गाँवों का पूरा 100% यानी कि 43,965 गाँवों का विद्युतीकरण हो चुका है। ठीक है, इससे पहले हमने पंचायत के 2 पुरस्कार देखे थे, दीनदयाल उपाध्याय और दूसरा देखा था ऊर्जा स्वराज पुरस्कार और तीसरा देखा था विशेष पंचायत पुरस्कार। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी सीरीज में। आगे आती है स्वामित्व योजना। स्वामित्व का मतलब होता है ओनरशिप, यानी कि आप किस चीज के मालिक हो वो उससे जुड़ी हुई ये योजना है। तो ये योजना का जो शुभारंभ है ये 24 अप्रैल 2020 को किया गया था। 24 अप्रैल 2020 को पंचायत दिवस के दिन इसका शुभारंभ किया गया था। इसमें 3 विभाग मिलकर काम करेंगे, पंचायती राज विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राजस्व विभाग। ये क्या करेंगे? देखो बेसिकली ये क्या करेंगे कि ड्रोन से सर्वे किया जाएगा। अभी तक तो ये होता था कि भाई पटवारी जाता था और पटवारी जाके पता करता था, जमीन का लेखा जोखा करके बताता था कि भाई एक इस किसान की भूमि यहाँ से यहाँ तक की है, ये इनकी बाउंड्री है, इस तरीके से। अब इन्होंने बोला कि भाई हम ड्रोन से सर्वे करेंगे और इससे बताएंगे कि किस फार्मर की ओनरशिप कहाँ तक है और कितनी है। ठीक है, तो इसके लिए 3 डिपार्टमेंट मिलकर काम कर रहे हैं, पंचायती राज विभाग, दूसरा भारतीय सर्वेक्षण विभाग और तीसरा है राजस्व विभाग, यानी कि ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ठीक है, ये तीनों मिलके क्या करेंगे? सभी गांवों की आबादी का डिजिटल मानचित्र ड्रोन के माध्यम से तैयार करेंगे और संबंधित ग्राम पंचायत को प्रस्तुत कर देंगे। मानचित्र के आधार पर संबंधित ग्राम पंचायत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 यानी कि पैसा एक्ट, इसके प्रावधान के तहत संबंधित व्यक्ति को पट्टा जारी करेगी। यानी कि ये स्कीम किससे जुड़ी हुई है? ये पट्टा जारी करने से जुड़ी हुई है, यानी ओनरशिप से जुड़ी हुई है। ये स्कीम कब से शुरू होती है? 24 अप्रैल 2020 से। 3 डिपार्टमेंट है इसके अंदर, पंचायती राज विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और तीसरा राजस्व विभाग। ये क्या करेंगे? ड्रोन के माध्यम से सर्वे करेंगे। कौन करेगा? भारतीय सर्वेक्षण विभाग करेगा और डिजिटल मानचित्र तैयार करके किसको दे देगा? ग्राम पंचायत को, और उसके बेसिस पे ग्राम पंचायत क्या जारी करेगी? पट्टा जारी करेगी। ठीक है, अच्छा ये हो कहाँ पे गया है वो देख लेते हैं एक बार। टोटल 7 जिलों में ये हो चुका है। कहाँ पे? वागड़ में क्या क्या आता है? प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, और एक इसके जस्ट पास वाला सिरोही, एक ये कोटा और यहाँ झुंझुनू और ये बीच वाला अजमेर। तो ये 5 जिलों में ये हो चुका है, 7 जगह। ठीक है, इसके बाद अन्नपूर्णा रसोई हमने पहले देख ही ली थी। विलेज मास्टर प्लान में हम देख चुके हैं कि आने वाले 30 सालों का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। कौन कौन से डिपार्टमेंट थे? साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, भू प्रबंधन विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग। ठीक है, इसके बाद ग्राम पंचायत। अब आता है देखो ग्राम पंचायत भवन निर्माण। ये स्कीम बेसिकली क्या है कि भाई ग्राम पंचायत, जैसे कि हमें कोई भी काम करवाना होता है, जैसे कि कोई काम करवाना मतलब कोई सरकारी काम है ना, तो उसके ऑफिस में जाना पड़ता है ना। तो इसके लिए इन्होंने बोला कि ग्राम पंचायत भवन निर्माण, यानी कि ग्राम पंचायत लेवल पर एक परिसर बनाया जाएगा, जिसके अंदर कुछ स्पेशल डिपार्टमेंट्स होंगे जिन्हें एक ही छत के नीचे बना दिया जाएगा। जैसे कि देखो ग्राम सचिवालय, ग्रामीण सचिवालय की दृष्टि से आमजन को सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर सभी कार्यालयों को एक परिसर में लाने के प्रावधान, सभी कार्यालयों को एक परिसर में लाने का प्रावधान किया गया है, सभी कार्यालय। ठीक है, और इसके बाद इसमें क्या है कि कम से कम कितने की भूमि होनी चाहिए? 5 बीघा भूमि पर। तो मॉडल ड्राइंग और नक्शे पूर्व में स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसकी लागत है 50 लाख रुपए और नवगठित 723 ग्राम पंचायतों में, ये सब फालतू की चीजें, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सभी कार्यालय एक परिसर के नीचे और कम से कम 5 बीघा भूमि। क्या याद करना है? सभी कार्यालय
आपको याद रखना है ग्राम पंचायत भवन निर्माण स्कीम जो है, इसके अंदर क्या है कि भाई 5 बीघा भूमि, इसके अंदर सभी कार्यालय होंगे, बस। बाकी आपको कुछ भी याद नहीं रखना। ये ग्रामीण सचिवालय कहलाएगा, ये भी देख लेना कि भाई ये फिर कहलाएगा क्या, ग्रामीण सचिवालय। ठीक है, तो 5 बीघा भूमि होगी जिसके अंदर है ना सभी कार्यालय बना दिए जाएंगे और ग्रामीण स्तर के होंगे, तो इन्हें क्या कहेंगे, ग्रामीण सचिवालय कहेंगे। ठीक है, ये बाकी फालतू की चीजें, ये कुछ भी याद नहीं करना आपको। इसके बाद देखो क्या है, पंचायत समिति भवन निर्माण। ये भी कुछ वैसा ही साउंड कर रहा है कि भाई पंचायत समिति लेवल पर, वो ग्राम पंचायत पे थे, पंचायत समिति पर है। तो पंचायत समिति के भवनों के कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। पंचायत समिति कार्य प्रगति पर है, जिसकी अनुमानित लागत 250 लाख रुपए। हाँ, उसके बाद प्रत्येक पंचायत समिति के भवन की अनुमानित लागत है ये, और 50 भवनों की तकनीकी एवं वित्तीय सहायता की जा चुकी है। कुल मिला के वही, देखो वो तो ग्राम पंचायत लेवल पर था, ये कौन से लेवल पर है, ये पंचायत समिति के लेवल पर है। ठीक है, तो आपको इसको ऐसे याद रखना है कि वो ग्राम पंचायत लेवल पे था और ये पंचायत समिति के लेवल पर भवन का निर्माण है। तीसरा भवन आता है अम्बेडकर भवन। अम्बेडकर भवन का मतलब ये भी वही कुछ भवन बनाने जैसा ही है। तो ये लिखा, सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर अम्बेडकर भवन निर्माण किया जाएगा, जिसकी लागत 50 लाख रुपए है। ठीक है, और 78 कार्य पूरे किए जा चुके हैं। अपने को तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद मुख्यालयों को छोड़कर शेष सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर अम्बेडकर भवन बनाया जाएगा। ठीक है, तो अम्बेडकर भवन कहाँ बनाया जाएगा, सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर, और एक भवन की लागत कितनी है, 50 लाख रुपए, और ये स्कीम कब की, 2019-20 की है। तो इसको याद कैसे करना है आपको, इसको याद ऐसे करना है कि स्कीम कब की है, 2019-20 की है। ठीक है, कब, कहाँ पे, पंचायत समिति के हेडक्वार्टर्स पर। किन तीनों को छोड़कर, 3 लिखे हुए हैं, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। एक भवन की कीमत कितनी है, 50 लाख रुपए। ठीक है, तो आपको ये 3 चीजें याद रखनी है कि भाई अम्बेडकर भवन जो है ये स्कीम 2019-20 की है। इसमें क्या है कि पंचायत समिति मुख्यालयों पर क्या बनाया जाएगा, एक भवन बनाया जाएगा। किन तीनों को छोड़कर, नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद, यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज वाले तीनों को छोड़कर सभी पंचायत मुख्यालयों पर। और कितने लाख रुपए का जो इसका लागत है वो कितनी लगेगी, एक भवन की 50 लाख रुपए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है पंचायत मिनी सचिवालय। पंचायत मिनी सचिवालय में क्या है कि देखो, कृषि, इसको मैं पहले समझा देती हूँ आपको कि ये है कि भाई एक छत के नीचे, वही बात है, 4-5 कार्यालय आपके एक छत के नीचे होने चाहिए। तो पंचायत मिनी सचिवालय यानी कि एक मिनी सेक्रेटरीट बनाना है। सेक्रेटरीट में क्या होता है, सेक्रेटरीट में सारे डिपार्टमेंट एक ही जगह होता है, यही तो होता है सेक्रेटरीट, कि भाई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी उसी में है, बाकी डिपार्टमेंट भी उसी में है। तो ऐसे ही एक मिनी सेक्रेटरीट बनाना है जिसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, इन तीनों के ग्राम पंचायत स्तरीय कार्मिकों को एक छत के नीचे, वन रूफ के नीचे कार्य करने के लिए पंचायत मिनी सचिवालय की स्थापना की गई है। प्रथम चरण में एक परिसर में इतने राजीव गांधी सेवा सेंटर, किसान सेवा सेंटर, पटवार घर और ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण किया गया है। और तो आपको इसको याद कैसे करना है, देखो आगे कुछ है इसमें, इसको याद ऐसे करना है आपको, देखो इसको कुछ ऐसा रोड मैप टाइप बना लो कि ये क्या है, मिनी सचिवालय है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आएगा, कौन सा स्तर है, देखो ग्राम पंचायत स्तर की बात हो रही है, ये लिखा है ग्राम पंचायत स्तर के कार्य। तो ग्राम पंचायत स्तर, कौन कौन से कार्मिक हैं, एक तो है कृषि विभाग, एक है राजस्व विभाग,
है ना। एक है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, ठीक है। ये तो वही विभाग है, अपन ने शुरू में पढ़ा था कि 1 अप्रैल 1999 को इसकी स्थापना हुई थी। तो इसको ऐसे याद कर लेना, देखो A फॉर एग्रीकल्चर, R फॉर रेवेन्यू, ग्रामीण के लिए रूरल आता है और पंचायत के लिए P आता है। तो पर PARR पर ऐसे याद कर लेना। तो ये कैसे याद करोगे, PARR, पंचायती राज, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और रूरल डिपार्टमेंट, ठीक है। इसके बाद देखो इसके अंदर क्या क्या दिया जाएगा। तो एक तो है राजीव गांधी सेवा सेंटर, ये लिख रहा है राजीव गांधी सेवा केंद्र, एक किसान सेवा केंद्र, एक पटवार घर है और एक ग्राम पंचायत है। तो इसको इन्हीं से कनेक्ट कर लो। मैं बता देती हूँ, वैसे तो इसको ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। देखो मिनी सचिवालय, इसके अंदर 4 डिपार्टमेंट है, PARR। P से क्या है, पंचायत विभाग, A से है कृषि विभाग, R से है राजस्व और ये क्या है, ग्रामीण विकास, ठीक है। तो देखो इसमें तो क्या आएगा, कृषि में किसान सेवा केंद्र, राजस्व वाले में पटवार घर, ग्रामीण वाले में ग्राम पंचायत और इसमें आ जाएगा राजीव गांधी सेवा केंद्र, ठीक है। तो आपको इसको याद ऐसे कर बना सकते हो आप। देखो कि आप पंचायत मिनी सचिवालय की बात हो रही है, तो मिनी सचिवालय में 4 डिपार्टमेंट रखने हैं। कौन कौन से, एक तो कृषि विभाग था, एक राजस्व विभाग था एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग था। तो इसको आप 4 भागों में बांट लेना कि PARR पर, P से पंचायत, A से एग्रीकल्चर, R से रेवेन्यू और R से रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर इन्होंने बोला कि भाई 4 केंद्र बनाए जाएंगे। कौन कौन से, एक तो राजीव गांधी सेवा केंद्र, एक किसान सेवा केंद्र, एक पटवार घर और एक ग्राम पंचायत। तो आप इसको इससे कनेक्ट कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं बोल रही, इसी में पर कनेक्ट कर लेना आप कि देखो कृषि से क्या हो जाएगा यार, किसान सेवा केंद्र, राजस्व से क्या याद हो जाएगा, पटवार घर, ग्रामीण विकास से क्या याद हो जाएगा, ग्राम पंचायत, और पंचायत से क्या कर लेना याद, ये एक थोड़ा अलग है, बाकी के ये सब इसमें हो जाएंगे कि राजीव गांधी सेवा सेंटर, ठीक है। तो ये होता है आपका मिनी सचिवालय पूरा। इसके बाद देखो आगे क्या है, आगे है विकसित भारत संकल्प यात्रा। विकसित भारत संकल्प यात्रा यानी कि ये नाम से पता चल रहा है आपको, विकसित भारत का मतलब हो गया कि भाई ये इंडिया लेवल पे चल रही है ये, ठीक है। तो हमारा संकल्प विकसित भारत एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों को सम्मिलित करते हुए देश भर में भारत सरकार की योजनाओं में परिपूर्णता को प्राप्त करने के लिए विस्तारित गतिविधियों द्वारा जागरूकता बढ़ाना है। कुल मिला के हमारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य ये है कि भाई जो भी स्कीम्स आपकी सरकार चला रही है उनके बारे में आपको भी पता है कि लोगों को ज़्यादातर अवेयरनेस होती नहीं है। यही कारण है कि ये आपके पेपर्स वगैरह में इनके माध्यम से सरकार अवेयरनेस फैलाने के लिए पूछती है आपसे, इसीलिए पूछती है ताकि आपको पता चले कि भाई वो स्कीम कौन कौन सी चला रहे हैं, सरकार कर क्या रही है जनता के लिए। तो उसी के लिए ये संकल्प यात्रा चलाई गई है जिसके अंदर ये है कि सरकार जो जो स्कीम्स चला रही है, जो जो बेनिफिट्स दे रही है, उनके लिए जागरूकता अवेयरनेस बढ़ाई जाएगी। अवेयरनेस कैसे कि देखो सबसे पहला तो चीज़ ये होती है कि लोगों को पता ही नहीं होता, यानी कि उनको बताना, जागरूकता फैलाना। फिर उसके बाद तो योजना जानकारी का प्रचार प्रसार करना। उसके बाद क्या होता है कि उनको ये सिखाना कि भाई इसमें कैसे एनरोल करना है, क्या करना है, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को बताना। फिर यात्रा के दौरान प्राप्त विवरण के आधार पर संभावित लाभार्थियों का नामांकन करना। फिर उसके बाद वंचित लाभार्थियों तक पहुंचाना। तो 4 कंडीशन हो गई। क्या क्या हो गई? सबसे पहले तो प्रचार प्रसार करना, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या हो गया? प्रचार प्रसार करना। दूसरे नंबर पे क्या हो गया कि नागरिकों को सिखाना। फिर लाभार्थी जोड़ना, फिर वंचित लाभार्थियों की पहचान करना। तो ये 4 काम करने हैं इसमें। कौन कौन से? एक तो योजना का प्रचार प्रसार करना, दूसरे नंबर पे सिखाना उनको स्कीम के बारे में, तीसरे नंबर पे लाभार्थियों को आइडेंटिफाई करना
और चौथे नंबर पे उनको आइडेंटिफाई करना जो इससे वंचित रह गए। ये 4 काम करने हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद आता है देखो क्या कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प यात्रा कब से कब तक चली है? 16 दिसंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक आयोजित की गई है, जिसमें समस्त ग्राम पंचायत से होकर ये गुजरी है और निम्न गतिविधियों का लाभ दिया जाएगा। मेन देखो इस स्कीम का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि सरकार जो भी योजनाएं चला रही है उनके बारे में लोगों तक अवेयरनेस फैलाना, ठीक है। जिनको पता है उनको उसमें ऐड करना और जो रह गए हैं उनको भी ऐड करना, यानी वंचितों को। तो 4 अपन ने इसके उद्देश्य देख लिए, क्या कि योजना के बारे में अवेयरनेस फैलाना, उसके बाद योजना के बारे में सिखाना, फिर उसके बाद लाभार्थियों को नामांकित करना और उसके बाद वंचित लाभार्थियों की पहचान करना, ठीक है। स्कीम चली कब से कब तक है? 16 दिसंबर से 26 जनवरी 2024 तक चली है ये। अब वही बात है कि क्यों कर रहे हैं हम कर रहे हैं योजनाओं के बारे में जानकारी फैलाने के लिए। तो अब योजनाओं के बारे में जानकारी फैला रहे हैं तो कौन कौन सी योजनाएं? तो योजनाएं हैं देखो, सबसे पहले तो हेल्थ डिपार्टमेंट की है, कौन सी? स्वास्थ्य जांच एवं आयुष्मान भारत कार्ड eKYC। एक तो स्वास्थ्य जांच, दूसरा आयुष्मान भारत कार्ड eKYC, ये स्कीम हो गई। दूसरी स्कीम है गैस कंपनियों की PM उज्ज्वला। PM उज्ज्वला स्कीम थी ना जिसमें फ्री में सिलेंडर बांटे गए थे, है ना, गरीब महिलाओं को। तीसरी है PM सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड। किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया गया था कि भैया आप इतने पैसे का लोन ले सकते हो, ये किसान क्रेडिट कार्ड है। इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में आपने पढ़ी होगी स्कीम। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना, राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी। फिर उसके बाद माई भारत वॉलेंटियर खेल विभाग का, प्रश्नोत्तरी पंचायती राज विभाग का। संपूर्ण यात्रा में राजस्थान देश में समग्र रूप से फर्स्ट रहा है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारे लिए कि जो विकसित संकल्प भारत यात्रा है इसमें राजस्थान कैसा रहा है? फर्स्ट पोजीशन पे रहा है, ठीक है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा कोटा और डूंगरपुर जिले के लाभार्थियों से ऑनलाइन संवाद किया गया। परिणाम क्या निकले कि पब्लिक पार्टिसिपेशन 3.70 करोड़ रहा। ये सब चीज़ें इतनी काम की नहीं है, आपको मेन बातें याद रखनी है। तो मेन बातें हमारी क्या क्या थी? मेन बातें थी हमारी, ये स्कीम कब से कब तक चली है? सबसे पहले तो कब से कब तक चली है ये स्कीम? ये स्कीम चली है 16 सितंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक, ठीक है। दूसरी चीज़, राजस्थान इसमें क्या रहा है? फर्स्ट पोजीशन पे रहा है, ठीक है। तीसरी चीज़, इसके उद्देश्य क्या है? तो इसके उद्देश्य क्या थे? 4 उद्देश्य थे। क्या क्या? एक तो जागरूकता फैलाना, ठीक है। दूसरा, लोगों को स्कीम के बारे में सिखाना। तीसरा, लाभार्थी जोड़ना। चौथा, वंचितों को जोड़ना, ठीक है। 4 इसके उद्देश्य थे। 5वां यह है कि इसमें स्कीम्स कौन कौन सी आती है? तो स्कीम में सबसे पहला तो आता है हेल्थ डिपार्टमेंट। हेल्थ की स्कीम कौन सी आती है? स्वास्थ्य जांच और आयुष्मान भारत eKYC, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये 2 स्कीम आ गई, इसमें स्वास्थ्य भारत और ये वाली eKYC वाली, ठीक है। तीसरे नंबर पे आती है PM उज्ज्वला। तीसरे नंबर पे आती है बैंकर्स, राज्य स्तरीय बैंकर्स की, एक तो PM सुरक्षा बीमा, ठीक है। जीवन ज्योति बीमा। तीसरे नंबर पे आती है KCC, किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। चौथे नंबर पे खेल डिपार्टमेंट की आती है माई भारत वॉलेंटियर। 5वें नंबर पे पंचायती राज की आती है प्रश्नोत्तरी। तो आपको ऐसे इसको याद करना है। क्या क्या हो गया?
जो हमारा विकसित भारत संकल्प यात्रा है वो कब की है, 16 सितंबर 2023 से कब, गणतंत्र दिवस तक, यानी कि 26 जनवरी 2024 तक। राजस्थान इसमें फर्स्ट रहा है। 4 उद्देश्य हैं इसके, क्या क्या, जागरूकता फैलाना, सिखाना, स्कीम के बारे में लाभार्थियों को जोड़ना और वंचित लाभार्थियों को इससे जोड़ना, ठीक है। उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट की कौन सी स्कीम है, स्वास्थ्य जांच करना और आयुष्मान EKYC, ठीक है। दूसरे नंबर पे आती है PM उज्ज्वला योजना, यानी जिसमें फ्री में सिलेंडर दिए गए थे। तीसरे नंबर पे राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की 2 आती हैं, कौन कौन सी, PM सुरक्षा बीमा और जीवन ज्योति बीमा योजना, यानी ये बीमा से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद आती है माय भारत वॉलेंटियर और पंचायती राज की कौन सी आती है, प्रश्नोत्तरी। तो आपको इस तरीके से याद करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें राजस्थान फर्स्ट आया है और दूसरा ये करंट में भी है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आपको याद कर लेना है। अब आता है हर घर तिरंगा कार्यक्रम। तो हर घर तिरंगा कार्यक्रम में ये था कि भाई 15 अगस्त जब आया था, कुछ ना कुछ नया नवाचार होता है। हर 15 अगस्त पे पहले थाली बजाया था हमने कोविड में, तो ऐसे हर घर तिरंगा चलाया गया था 15 अगस्त के समय पंचायत के द्वारा। तो 2023-24 में आज़ादी के अमृत महोत्सव में 75वां अमृत महोत्सव था। 2023 तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम मनाया जाएगा, जिसमें भारत सरकार द्वारा पंचायती राज विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया। कौन है नोडल, पंचायती राज विभाग। राजस्थान में 14 लाख झंडे केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित विक्रेता फर्मों से आपूर्ति करवाकर सभी जिलों में निवासी निजी आवास, सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों में तिरंगा फहराकर इसे राष्ट्रव्यापी अभियान बनाया गया। सरकार ने तिरंगे बांटे थे भाई कब, 13 से 15 अगस्त 2023 को, ठीक है। किस उपलक्ष्य में, आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में। और इसकी नोडल एजेंसी कौन है, पंचायती राज विभाग। तो इसको शॉर्ट कर लो। शॉर्ट कैसे होगा, ये हो जाएगा हर घर तिरंगा इसके अंदर क्या क्या है, एक तो ये चलता है 13 से 15 अगस्त 2023, डेट याद होनी चाहिए आपको। और क्यों चलाया था ये, अमृत महोत्सव था, ये तो कर लोगे ना, आज़ादी का था, ठीक है। उसके बाद इसमें झंडे बांटे गए थे और नोडल एजेंसी कौन है इसकी, पंचायती राज डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि भाई हर घर तिरंगा जो है वो कब से कब तक है, 13 से 15 अगस्त 2023 तक है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इसमें झंडे वितरित किए जाएंगे। नोडल कौन है, इसमें पंचायती राज विभाग है और बस, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद है एक जल ग्रहण विकास। तो जल ग्रहण इसको थोड़ा बाद में करेंगे। देखो जल ग्रहण में ये है कि आपको ये पता है कि भाई हमारा जो राजस्थान है वो इस तरीके का है कि जब हमारा वेस्टर्न राजस्थान है वहाँ पे पानी की काफ़ी कमी देखी जाती है ना। तो पानी की कमी इन द सेंस जैसे कि जो जैसलमेर वगैरह इस साइड के एरिया है यहाँ पे तो सूखा ही रहता है, यहाँ पे एग्रीकल्चर भी बहुत कम होती है और रेतीली भूमि है एकदम, पानी की बहुत दूर दूर तक कोई वो नहीं है। तो उसको दूर करने के लिए हमारा वैसे भी राजस्थान के जो कुछ स्टेट्स हैं वो डार्क जोन में धीरे धीरे जाते जा रहे हैं। इसके लिए हमने स्कीम भी चलाई थी, है ना, अटल भूजल योजना। तो अब जल ग्रहण की बात करें तो देखो क्या दे रखा है कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, लेकिन आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि हमारे पास पानी का, जल संसाधनों का कितना है, केवल 1.16% है। राजस्थान इंडिया में है तो सबसे बड़ा, 7वें नंबर का सबसे बड़ा स्टेट है, लेकिन वैसे तो सबसे बड़ा है पॉपुलेशन वाइज, 7वें, अभी 8वें में था और अब 7वें पे आ गया है। तो मगर पानी के लिए कितना है, ये 1.16% ही हमारे पास पानी है। तो हमारे लिए ये बेटर होगा ना कि भाई पानी एक तो वैसे ही कम है तो हम उसको कंजर्व करके रखें। अब कंजर्व हम कैसे कर सकते हैं, अब है ना जो ओरिजिनल नदी तालाब है उनको तो हम बना नहीं सकते, हम इसके वैसे रिसोर्सेज ही बना सकते हैं, या तो हम उसको स्टोर करके रखें या हम इसके कैसे बना लें, कृत्रिम स्रोत बना लें, जैसे तालाब वगैरह। अभी हमने अमृत वो बनाया था ना, अमृत सरोवर, 2475 अमृत सरोवर बनाए थे, तो वो कृत्रिम सोर्स ही है। तो कृत्रिम सोर्स बनाओ या फिर जो है उसको स्टोर करके रखो। तो देखो भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है,
साथ ही उपजाऊ भूमि भी किस में चेंज होती जा रही है, बंजर में। तो ये भी हमारे लिए एक लैक पॉइंट है कि पानी की कमी तो है ही, और पानी की कमी की वजह से क्या क्या होता जा रहा है कि जमीन भी बंजर में चेंज होती जा रही है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए एक स्कीम चलाइए, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। स्वावलंबन का मतलब होता है कि आप सेल्फ रिलायंट बन रहे हो, यानी कि आत्मनिर्भर बनो। ठीक है, तो इसके लिए 2.0 चलाया गया है। ये 2.0 में क्या है कि 349 पंचायत समितियों में चरणबद्ध तरीके से 5000 से 8000 हेक्टेयर क्षेत्रफल का चयन करके 20,000 ग्रामों में जल ग्रहण और संरक्षण के कार्य कराए जाएंगे। फर्स्ट फेज में सभी जिलों में इतने, और सेकेंड फेज में 20,000। ठीक है, तो आप इसको याद कैसे करोगे, इसको याद करने के लिए आपको कुछ शॉर्ट में ये बनाना पड़ेगा। तो शॉर्ट के लिए इसको ऐसा करो कि जैसे जल स्वावलंबन है, तो आप इसकी फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज की बात करते हैं। तो देखो फर्स्ट फेज जो है, फर्स्ट फेज की अगर हम बात करें, फर्स्ट फेज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट फेज जो चल रहा था इसमें कितने 349 पंचायत है, और गांव कितने लिए हैं 5135 गांव। ठीक है, सेकंड फेज जो है इसके अंदर भी पंचायत तो 349 है, लेकिन गांव कितने ले लिए इन्होंने गांव ले लिए 20,000, और ये वाला चलेगा 2024 से 25 में। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि भाई मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में क्या किया था कि गांव में जल ग्रहण करने की बात की जा रही है। तो फर्स्ट फेज में आपने कितनी पंचायत ली है 349 पंचायत, तो सेम है 349 पहली में भी और दूसरी में भी, क्योंकि रिन्यू नहीं हो पाई थी, अब हो गई है 365, उस वक्त 349 ही थी। तो पंचायत जो है वो कितनी है 5135 तो गाँव पहले फेज में, और दूसरे फेज में कितने गाँव लिए 20,000 गाँव लिए। ठीक है, अब आती है पीएम कृषि सिंचाई योजना। कृषि सिंचाई योजना में क्या है कि कृषि सिंचाई योजना में ये है कि वाटरशेड का ये आपने एग्रीकल्चर में पढ़ा होगा कि इसमें ये था ना, हर खेत को पानी और प्रति बूंद अधिक फसल, इस तरीके के। तो इसका 2.0 कंपोनेंट है, वाटरशेड कंपोनेंट 2.0। इसमें क्या है कि ये भूमि संसाधन विभाग और भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। इसके अंदर इतनी भूमि को उपचारित करने के लिए इतनी योजनाएं स्वीकृत की गई हैं कि इतने क्षेत्रफल में पौधारोपण और इस तरीके की गतिविधियां की जाएगी। ठीक है, तो इसको याद ऐसे करना है आपको। इसको थोड़ा शॉर्ट में 2-4 चीजें और बता देती हूँ मैं इसमें। पीएम कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, इसके अंदर जो है ये स्कीम जो है ये एक तो 75-25 के रेशो से चलती है। ठीक है, कितने 75-25 के रेशो से चलती है। इसके अंदर टैगलाइन क्या है, हर खेत को पानी। डिपार्टमेंट कौन सा था, अभी पढ़ा था, भूमि संसाधन विभाग और भारत सरकार। स्कीम है कब की, इसका ये सेकंड फेज है। ये कब से कब तक चल रहा है 2022 से 26 तक, ये देखो। ठीक है, तो 2022 से लेकर 26 तक ये सेकंड फेज चल रहा है इसका, और 75-25 का रेशो रहता है किस किस का, सेंटर स्टेट का, है ना। और हर खेत को पानी इसकी टैगलाइन हो गई, तो ये आपको याद रहना चाहिए, हर खेत को पानी टैगलाइन, ये जरूरी है। कौन कौन सा डिपार्टमेंट चला रहा है, भूमि संसाधन विभाग और भारत सरकार विभाग। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रामीण सड़कें मैंने आपको बताई थी कितनी हो गई, 1,91,547। ठीक है, अच्छा एक चीज और रह गई, ये रूडा जो है ना, वो रूडा की जब हम बात कर रहे थे, ये 3 चीजों में काम करता है, ऊन, चमड़ा और लघु खनिज जैसे मुख्य उपक्षेत्रों में। तो ऊन हो गया, एक चमड़ा हो गया, और एक मुख्य खनिज हो गया। ठीक है, तो हमारा इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 3 जो है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। इसके PYQs मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी, और इसमें जो मेन स्कीम्स थी वो मैंने कवर की हैं, करने की पूरी कोशिश की है। बाकी आप इनको
मेरा सजेशन यही रहेगा, आप इनको ट्रिक्स के माध्यम से और स्कीम का नाम पढ़ के समझने की कोशिश करें, तभी आपको जल्दी आप याद हो पाएगी। और इनको एक कोशिश आप ये भी कीजिएगा कि मेंस का हर चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन आप लिखने की कोशिश कीजिए, ताकि आप उससे कनेक्ट कर पाए मेंस में लिखना क्या है। एकदम से आप मेंस जब दोगे, प्रीलिम्स के बाद आपके पास इतना हो सकता है टाइम नहीं हो, जैसे कि पिछली बार आरपीएससी ने सिर्फ 3 महीने दिए थे, वो तो एक्सटेंड कर दिए थे। तो अपने को तो यही मान के चलना है कि कम टाइम मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करो। तो 1 क्वेश्चन आप 1 चैप्टर का तो लिख ही सकते हो, तो 1 क्वेश्चन आप मेंस के अकॉर्डिंग लिख लो, और प्रीलिम्स के जो PYQs है वो मैं आपको करवा दूंगी। थैंक यू, अगली क्लास में मिलते हैं।